So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, आज की ये जो वीडियो रहने वाली है ये री नीट 2026 क्वेश्चन सीरीज के अंदर सेकेंड वीडियो रहने वाली है। लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने मोस्ट प्रोबेबल या आई वुड से टॉप 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, जिनके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे। ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो आज हम लोग दोबारा से एक वीडियो लेके आए हैं एंड आज हम लोग 35 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाली है। ठीक है, तो आप में से अगर किसी ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है एंड लिटरली उस 1 घंटे की वीडियो आपको बहुत हेल्प होने वाली है एंड आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी जो है क्वेश्चन के साथ में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 35 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम सबको पता है कि अभी नीट का एग्जाम बहुत पास आ चुका है, इट्स ऑलरेडी 17th। ठीक है, एंड 21st को आप लोग का एग्जाम है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप लोग इफेक्टिव स्टडी करें, आप लोग पॉजिटिव रहें एंड आप लोग इधर उधर ना जाएं ज्यादा। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन सम पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, अपने नोट्स को रिवाइज करिए, अपने क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, पॉजिटिव रह के अपना एग्जाम। ठीक है, सो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so first question is, what is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? ठीक है, यानी कि फ्रॉग की बात हो रही है एंड आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि उस ब्लड वेसल का नाम क्या होता है विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, अब फ्रॉग की बात हो रही है। अच्छा, फ्रॉग के पास में क्या होता है? फ्रॉग हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, फ्रॉग के पास में क्या होता है? फ्रॉग के पास में थ्री चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, अब वो ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है वीना कावा। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उस ब्लड वेसल का जो नाम होता है दैट इज वीना कावा। ठीक है, इट इज अ मेजर वेन। ये क्या होती है? इट इज अ मेजर वेन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर यहाँ पर बाकी ऑप्शंस को देखें, सो जो अयोर्टा एंड पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, अयोटा एंड पल्मोनरी वेन जो होती है, ये क्या करते हैं? दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करते, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करते। इफ आई टॉक अबाउट पल्मोनरी आर्टरी, अब आप देख पा रहे हो अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस की है एंड आपका यहाँ पे फ्रॉग के हार्ट के अंदर किस तरीके से सर्कुलेशन होता है वो सब चीजें आपके यहीं पे रिवाइज हो जाएंगी, सभी ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, वीना का। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, सो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पीडीएफ रहेगा, आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे? पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पे जाके द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपीफाइट्स that are growing on a mango branch is an example of which of the following? अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपसे टाइप ऑफ इंटरैक्शन पूछा हुआ है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है? टाइप ऑफ इंटरैक्शन पूछा हुआ है। ठीक है, अब किसके बारे में पूछा हुआ है? एपीफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच। अब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन ली हुई है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन ली हुई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंसलिज्म। एंड कमेंसलिज्म में होता क्या है? कमेंसलिज्म इज अ
इंटरैक्शन जहां पर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, ठीक है, वन स्पीशीज इज benefited while other remains unharmed। यानी कि ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है, ना उसको कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है। जो अदर स्पीशीज होती है इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, ठीक है, आई वुड से इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, ठीक है। तो कमेंसलिज्म इज दैट टाइप ऑफ इंटरक्शन, ठीक है। अब अमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है, वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड दूसरी स्पीशीज को ना कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो ये होता है कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म। देखो अब क्या होता है, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म के अंदर ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो दोनों टर्म्स है ना, म्यूचुअलिज्म या फिर प्रेडेशन, वो फिर भी अपने आप में अंडरस्टैंडेबल है। बट कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड कौन से टाइप ऑफ इंटरेक्शन में स्पीशीज इज हार्म। सो वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, कमेंसलिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ओके, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको पढ़नी है। देखो नीट के अंदर आपको एमसीक्यूज के अलावा स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, मैच द फॉलोइंग बहुत देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए सब है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो काफी देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है आपको क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के अंदर वो सोलर एनर्जी। अब ये तो हमें सबको पता है कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अब ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। ये बोल रहा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि उसको जीपीपी बोला जाता है, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ना कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो दैट मीन्स हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाती है। अब ऑप्शन में देखो आप जरा, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, अभी एक वो टेलीग्राम बैन वाला मैंने न्यूज सुना है। सो इन केस आप लोग टेलीग्राम नहीं एक्सेस कर पाते हो, तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप गूगल ड्राइव लिंक पे जाओगे एंड वहां से आप ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो ऊपर आया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और फिर आ गया मैच द फॉलोइंग। अभी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें हम ना सिर्फ मैच द फॉलोइंग्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि हम वो मैच द फॉलोइंग्स डिस्कस करेंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। छोटी वीडियो रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें मैच द फॉलोइंग, एंड आपको लगेगा अरे वाह, ठीक है। तो आपको मजा आ जाएगा एंड उनमें से कुछ ना कुछ मैच द फॉलोइंग आपको जरूर देखने मिलेंगे। नाउ मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। अब ये लिस्ट 1 आपको दी हुई है एंड आपको लिस्ट 2 दी हुई है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट इज एम्फाइसेमा, देन इज एंजीना पेक्टोरिस, देन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड उसके बाद में इज टेटनी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स को देखना है, लिस्ट 2 को देखना है एंड उसके बाद में मैच द फॉलोइंग यहाँ पर खेलना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए एम्फाइसेमा की, ठीक है, तो एम्फाइसेमा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है इनको भी देख ले, रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू लो
कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, तो ये किससे रिलेटेड आपको लग रहा है? दिस इज रिलेटेड टू टेटेनी, दिस इज रिलेटेड टू टेटेनी, ठीक है, ओके। डैमेज्ड एल्वियोलर, अच्छा फिर अब हम देखें जरा डी का फर्स्ट किस में देखने मिल रहा है, इसमें देखने मिल रहा है एंड इसमें देखने मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, यानी कि वॉल्स, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है एंड रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कम हो जाता है। अब ये हमें किस में देखने मिलता है? हमें देखने मिलता है एम्फाइसेमा के अंदर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। सो अब हम देखें जरा, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ओके, ये तो यहाँ पे भी सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, तो ये कहाँ पे देखने मिलता है? दिस इज सीन इन एंजीना पेक्टोरिस। अच्छा, तो यानी बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड हमें कहाँ देखने मिल रहा है? यहाँ देखने मिल रहा है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा ना? यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये यूज किस लिए ये किया जाता है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज कर्ड प्रोडक्शन, नहीं। सेकेंड इज इथेनॉल प्रोडक्शन, नो। लीवर डिजीज ट्रीटमेंट, नो। रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अब इसको क्या किया जाता है? बेसिकली यहाँ पर मॉडिफिकेशंस की जाती है, ठीक है। मॉडिफिकेशंस किसके थ्रू की जाती है? मॉडिफिकेशंस आर बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वहां पर क्या किए जाते हैं? वहां पर मॉडिफिकेशंस की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर एंड इट हेल्प्स इन रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम blood vessels of the patients who have undergone gone yes myocardial infarction, okay, which can lead to heart attack. अब आई होप आप स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में नहीं भूलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में आप नहीं भूलोगे, ठीक है। सो इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, ठीक है। एंड इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफिकेशंस की होती हैं, ठीक है। सो ये बातें आपने यहाँ पर इसके लिए याद रखनी है, ठीक है। ये बातें आपने यहाँ पर इसके लिए क्या करना है? याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, तो अब इसको देखते हैं। गिवन बिलो आर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, ओके, यानी कि यहाँ पर हमें टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल दी हुई है, ठीक है, स्टेजेस दिए हुए हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, ओके। फर्स्ट आपको दिया हुआ प्रोथैलस स्टेज, मियोसिस एंड स्पोर मदर सेल फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडियन गेमेटोफाइट एंड ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू आर्किगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। 6 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। अब आपको इनको क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है ऑफ दी स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा? देखो, लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले मियोसिस इन स्पोर मदर सेल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आएगा बी। अच्छा, अब बी अगर आएगा तो दैट मीन्स ये और ये यहीं पे एलिमिनेट हो गया। मैंने बताया ना, अपने ऑप्शन एलिमिनेशन को ध्यान में रखना है, आपका आधा काम आसान हो जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में बी ए, दोनों में बी ए देखने मिल रहा है, ठीक है, ओके। फर्स्ट इज दिस, देन इज द प्रोथैलस स्टेज। उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद में इज फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया इन गेमेटोफाइट। ओके, यानी कि बी ए डी। अब ये भी यहां पर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद में होता है ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स टू द आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड देन अकर्स फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस इज हाउ द स्टेप्स आर अरेंज्ड इन द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी बी ए डी ई सी। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टेप्स भी याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फिर प्रोथैलस स्टेज, उसके बाद में आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया का ट्रांसफर होगा इन द गेमेटो फॉर्मेशन होगा इन द गेमेटोफाइट। उसके बाद में जो एंथ्रोजोइड्स हैं उनका आर्किगोनिया के पास में ट्रांसफर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है, बी ए डी ई सी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। ठीक है, सो फर्स्ट इज अजोटोबैक्टर, देन इज ऑसिलेटोरिया, फिर एनाबीना, वॉलवॉक्स एंड नोस्टॉक। यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या होता है, इट अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। ओके, जिनका नाम क्या होता है, हेट्रोसिस्ट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इट अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एक करके देखें, सो एजोटोबैक्टर इट कैन फिक्स नाइट्रोजन, ऑसिलेटोरिया भी कर सकता है, एनाबीना भी कर सकता है, नॉस्टॉक भी कर सकता है, बट वॉलवॉक्स जो है, वॉलवॉक्स के नॉट फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, जो वॉलवॉक्स होता है, अरे जो वॉलवॉक्स होता है इट कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन। बाकी सब कर सकते हैं बट वॉलवॉक्स नहीं कर सकता। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, डी ओनली। अब यही पे टिक मत मारते ना, यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, एंड उसके बाद में यू हैव टू सर्कल दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनएज डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। ओके, ये आपकी स्टेटमेंट 1 है। Then as RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। यानी कि पहली स्टेटमेंट को अगर अब हम देखें, बोले ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनएज डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज बोथ इंटरैक्ट। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ये बोल देना कि वो इंटरैक्ट नहीं करते एमआरएनए के साथ, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, वो गलत हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This is correct. That means statement 1 is wrong. Statement 2 is correct. So correct option will be option number 4. Correct option will be option number 4. Okay. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, यानी कि आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टे एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन, सेल डिवीजन, सेल मूवमेंट एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, अच्छा, अब सेंट्रोमियर जो होता है इट एड्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। अब ए का सेकंड यहाँ देखने मिल रहा है, यहाँ देखने मिल रहा है।
ये यहाँ पर एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अच्छा, सीलिया जो होता है, ठीक है, इन मूवमेंट, ठीक है, सो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, क्रिस्टे जो होता है, क्रिस्टे हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलते हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। Which of the following are the post transcriptional events in an eukaryotic cycle? यानी कि यूकैरियोटिक साइकिल के अंदर इनमें से कौन से जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है यानी कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू splicing, okay. Removal of introns and joining of exons, okay. Addition of methyl group at 5 prime end of hnRNA. Addition of adenine residues at 3 prime end of hnRNA। देखो कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग साथ की साथ में ही ऐसे एलिमिनेट करना या वो सब चीजें करना स्टार्ट करते हैं। एक बार सारी स्टेटमेंट्स देखो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद में उनको दोबारा रीसेट करो, एंड उसके बाद में फिर आप चेकआउट करो कि कौन सा ठीक हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है। सो आपको जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज एवरी रॉन्ग आंसर विल कॉस्ट यू, ठीक है। रिमेंबर दिस, एवरी रॉन्ग आंसर विल कॉस्ट यू, सो यू हैव टू, यू डू नॉट हैव टू टेक द रिस्क, ठीक है। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ एडेनिन residues at 3 prime end of hnRNA base pairing of two complementary RNAs। अच्छा, ठीक है। अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या क्या है, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इनमें से है कौन कौन से। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नो। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, अच्छा अब देखो जहां पर भी ए है वो एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, ये होगा, ठीक है। तो बी कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से इसको भी एलिमिनेट कर दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ एच एन आर एन ए, यस, ओके। यानी बी सी, ठीक है, दोनों में है। एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यू, अब देखो, अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पर डीबीआर और ईबीआर, यानी इन दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत है। बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आर एन एस, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी सी एंड डी ओनली, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी बी सी एंड डी, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, ओके। चलो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ इकोलॉजी किन्हें बोला जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसे बोला जाता है, रामदेव मिश्रा जी को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राम देव मिश्रा is known as the father of ecology in India, ओके। चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अगेन इट इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड, एडिनिन एंड एलानिन, एंड यहाँ पर आपको लिस्ट 2 में दिया हुआ नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड अमीनो एसिड। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो एडिनोसिन इट इज अ न्यूक्लियोसाइड, अच्छा ठीक है। तो यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ओके। उसके बाद में एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। सो एडिनाइलिक एसिड के बारे में इट इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। लिख दूं यहाँ पर, इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कंपोज्ड ऑफ
नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज एस्टरीफाइड टू शुगर, ठीक है। अच्छा, जो हमारा एडिनोसिन होता है, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड, जो किससे बना होता है इसके बारे में भी लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिख देती हूँ, एडिनोसिन जो हमारा होता है, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर ओनली। ओके, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग एडिनिन की बात करें, ठीक है, सो एडेनिन के लिए क्या हो जाएगा, इट इज अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इट इज अ नाइट्रोजनस बेस एंड उसमें भी प्यूरीन, ठीक है। नेक्स्ट इज एलानिन, ठीक है। अब एलानिन के लिए वैसे तो बचता ही एक है, ठीक है, बट इट इज एन अमीनो एसिड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं किया, आपको एक एक चीज बता दी, ठीक है। अमीनो एसिड कंटेनिंग आर ग्रुप, ठीक है। आर में यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली मिथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो अब यहाँ से अगर आप लोग करेक्ट आंसर देखोगे, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा, देखें, डी का फोर्थ, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमने एलिमिनेट किया था, डी का फोर्थ हमें यहाँ देखने मिल रहा है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब आपसे पूछा हुआ है हिस्टोन्स दे आर एनरिच्ड विद, ऑप्शन नंबर 1 इज लाइसिन एंड arginine, ऑप्शन नंबर 2 is leucine and lysine. Option number 3 is phenylalanine and leucine. Option number 4 is phenylalanine and arginine. ठीक है, सो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोन्स जो होते हैं, ठीक है, ओके, सो हिस्टोन्स जो होते हैं, दे आर एनरिच्ड विद लाइसिन एंड arginine, ठीक है, दे आर एनरिच्ड विद लाइसिन एंड arginine, ठीक है। अब हिस्टोन्स होते क्या है, दे आर सेट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, ओके। अब वो क्या करते हैं, बेसिकली दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर का नाम देते हैं, जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर का नाम देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ऑप्शन नंबर 1 इज पेट्यूनिया, धतूरा, पी एंड चिली, ठीक है। सो अब यहाँ पर पेट्यूनिया, धतूरा और चिली जो होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एक्टिनोमॉर्फिक, this is also actinomorphic,
तो पी जो है यहाँ पर, पी इज अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स are the flowers which can be divided into two equal halves to only in a single vertical plane। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, दे शोज बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, सो यहाँ पर जो एग्जांपल है जाइगोमॉर्फिक का, दैट इज E। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Who proposed the genetic code for amino acid should be made up of 3 nucleotide? ओके, सो ये किसने बोला था, ये बोला था जॉर्ज गेमाओ। ठीक है, सो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर है। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपको साइंटिस्ट के नेम याद है, उनकी डिस्कवरीज याद है तो आप कर दोगे टेक, वरना मैं चाहे इस क्वेश्चन के ऊपर 1 घंटा बैठी रहूं, आप तब भी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो जो जॉर्ज गेमाओ थे, ठीक है, ही वॉज अ फिजिसिस्ट। कौन थे ये, ही वॉज अ फिजिसिस्ट। बहुत गंदी राइटिंग मेरी, बहुत ही गंदी। ठीक है, सो ही वॉज अ फिजिसिस्ट एंड इन्होंने क्या बोला था, ही प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सो ये किसने बोला था, ये बोला था जॉर्ज गेमाओ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इन ब्रायोफाइट्स द गेमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आप जो गेमा होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन इज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, देन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो अब जो गेमा होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जिनको नहीं पता गेमा होते क्या है, ठीक है, सो गेमा आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, ग्रीन मल्टी सेल्यूलर asexual buds that develop in small receptacles, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं गेमा कप्स। ठीक है, एंड दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे हेल्प इन asexual reproduction in bryophytes। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैमा होते क्या है, किस में हेल्प कर रहे हैं, एंड कहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब अगेन दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको कंप्लीट इक्वेशन याद है तो आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द वेरहल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सो अब आपको इनमें से करेक्ट बताना है। ठीक है, ये सो जो इक्वेशन होती है वो होती क्या है, दैट इज डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, उसके बाद में के माइनस एन अपॉन के, यही होती है, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। हाँ, यही होती है। तो ये कहाँ पे है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर
2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following is not involved in the preparation of household products? First is Aspergillus niger, okay. Then is Lactobacillus, Trichoderma polysporum, Saccharomyces cerevisiae, Propionibacterium shermani। अच्छा, अब जो Propionibacterium shermani है वो किस में यूज होता है? वो यूज होता है चीज बनाने में। ठीक है, चीज बनाने में यूज होता है। ओके, सैक्रोमाइसिस सर्विसी यीस्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। बेकर्स यीस्ट भी होती है, ब्रूअर्स यीस्ट भी होती है, ब्रेड बनाने में यूज हो रही है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में यूज हो रहा है। लैक्टोबैसिलस जो है, ठीक है, यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, कर्ड प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर जो है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, एंड इसके अलावा जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, अब ये बायो कंट्रोल एजेंट भी होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, सो यानी कि कौन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में नहीं यूज हो रहा? ये यूज नहीं हो रहा, एस्परजिलस नाइगर एंड ट्राइकोडर्मा नहीं यूज हो रहा। सो ए एंड सी आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। बाकी सारे जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में यूज यहाँ पर हो रहे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, which factor is important for the termination of transcription? ठीक है, so again it is a very easy question। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी रो फैक्टर। ठीक है, सो जो रो फैक्टर होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर यूज होता है, दैट इज द रो फैक्टर। ठीक है, अब इनिशिएशन के लिए कौन यूज होता है? इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर जो होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपसे इनिशिएशन के लिए पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक करेंगे, बट हमसे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए पूछा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following enzymes are not essential for gene cloning? यानी कि ये जो आपको एंजाइम्स गिवन है, इनमें से कौन से जीन क्लोनिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आपको यहाँ पर बताना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं होंगे तो जीन क्लोनिंग कैसे हो पाएगा? ठीक है, डीएनए लाइगेज इट इज इंपॉर्टेंट, डीएनए म्यूटेज नो इट इज नॉट एसेंशियल, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, डीएनए रिकॉम्बिनेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इट इज रिक्वायर्ड, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी एंड डी, सी एंड डी ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब जीन क्लोनिंग होता क्या है? जीन क्लोनिंग के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लें यहाँ पे। जीन क्लोनिंग, it is the process by which a specific gene or DNA sequence, ठीक है, a specific gene or DNA sequence, it is isolated and replicated, यानी कि उसको आइसोलेट किया जाता है एंड रेप्लिकेट किया जाता है, क्रिएटिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। ठीक है, और जो वो हमने सेगमेंट, ठीक है, यानी कि जो डीएनए सीक्वेंस आइसोलेट किया है, जो स्पेसिफिक जीन आइसोलेट किया है, उसकी मल्टीपल कॉपीज फिर यहाँ पर क्रिएट की जाती है।
ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस जो जिसको हम लोग जीन क्लोनिंग का नाम देते हैं। एंड वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज आर एसेंशियल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। इन एंजियोस्पर्म्स द रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द रूट। ठीक है, सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। रूट हेयर्स जो है वो कौन से रीजन से अराइज होते हैं? ठीक है, सो जो रूट हेयर्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, रूट कैप जोन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, नो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 ही है ये, राइट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। चल, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है, बुलिफॉर्म सेल्स का क्या फंक्शन होता है इन ग्रासेस? टू मेक द लीफ इम्परमेबल टू फंगल स्पोर्स, ओके, टू ट्रांसपोर्ट वाटर, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं वो ग्रासेस के अंदर क्या करते हैं? दे हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ और इन मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस। ठीक है, अब बुलिफॉर्म सेल्स होते क्या है एक बार देख लो आप। बुलिफॉर्म सेल्स एक्चुअली में क्या होते हैं जिनको नहीं पता, दीज आर लार्ज एम्प्टी, ओके, कलरलेस सेल्स। ठीक है, कलरलेस सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेसिकली, दैट लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड इन वाटर स्कार्स कंडीशन। ठीक है, यानी कि जब वाटर स्कैरसिटी होती है सो दे बिकम फ्लैसिड, दे लूज वाटर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? देयरफॉर दे curl the leaves inward, curl the leaves inward to minimize water loss by reducing the exposed surface area। ठीक है, सो जो एक्सपोज सरफेस एरिया ये उसी को रिड्यूस कर देते हैं, तो वहां पर जो वाटर लॉस है वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ वाटर स्ट्रेस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज अगेन मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? आपको स्टेजेस दिए हुए हैं, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल दिए हुए हैं। 23 ही है ना ये? यस, 23 है। तो आपको यहाँ पर फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल दिए हुए हैं एंड एक्टिविटी दी हुई है, यानी कि कौन से लाइफ साइकिल के अंदर, लाइफ साइकिल के फेज के अंदर, सेल साइकिल के फेज के अंदर सॉरी, कौन सी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए जीवन फेज की, तो जीवन फेज के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सो ये हो जाएगा जीवन फेज। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवन फेज के लिए जीवन, सॉरी जस्ट अ मिनट, जीवन फेज में हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, सो जीवन फेज में हमें क्या देखने को मिलता है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेटेड डीएनए। ठीक है, जो जीवन फेज होता है, ठीक है, जो जीवन फेज होता है वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, बट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो। सो ए का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ए का सेकंड हमें यहीं पे देखने मिल रहा है, बट फिर भी हम लोग एक बार बाकियों को भी चेकआउट कर ले।
एस फेज के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स, ठीक है, एस फेज के अंदर यही होता है, एंड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, ठीक है। सो दिस इज एस फेज, ठीक है। G1 phase is this. G2 phase के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, ठीक है। एंड एम फेज के अंदर क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन जो होती है वो कहाँ पर होती है, एम फेज के अंदर होती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोला हुआ है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ अ बायोमोलिक्यूल यूज फॉर रेस्पिरेशन एज पर द अबव इक्वेशन वुड बी, यानी कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, आपको यहाँ पर क्या करना है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालना है ऑफ अ बायोमोलिक्यूल विच इज यूज फॉर रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, ठीक है। अब मान लो कि कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा बच्चा है जिसको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को निकालना कैसे है, तो क्या वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, एंड आपको कुछ कुछ चीजें याद होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीजें आपको याद नहीं होंगी तो आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, बिकॉज नीट के अंदर ऐसा नहीं है कि सब चीजें में आपको सोचना पड़ रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच आर डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, सम क्वेश्चंस आर डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड। अगर आपको याद है आप कर दोगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, यानी कि यहाँ पर आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इवॉल्व दिख रहे हैं, 102। एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए, 145, यानी कि 102 अपॉन 145 हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 102 अपॉन 145 फॉर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ अ बायोमोलिक्यूल, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो ये जो हमें देखने को मिलेगा, ये हमें अराउंड देखने को मिलेगा, मैंने इसका आंसर निकाला था, इट वॉज 0.7, ठीक है। तो यानी कि हमें किसके बीच में देखने मिल रहा है, बिटवीन 0.5 एंड 0.95, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखो मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा रही हूँ ना, तो पहले खुद से सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो चीजें जो है वो आपके लिए इजी हो रही हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको मिल रहा है, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एंड आपको ये क्वेश्चन सच में हेल्प करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर अच्छा क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के जो स्टेप्स यहाँ पर आपको गिवन है, उनको आपने करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है, आपने उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। ओके, तो आप एक बार पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, isolation of single cells from two different varieties of plants, growing of hybrid protoplast to form a new plant। अब देखो सबसे पहले तो हमें आइसोलेशन ही करना पड़ेगा ना, ठीक है, हम आइसोलेशन करेंगे ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, उसके बाद ही तो फर्दर स्टेप्स होंगे। सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी स्टेप 4 और ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ठीक है, तो यानी कि डी हमें यहाँ देखने मिल रहा है, यहाँ देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जब हमने सिंगल सेल्स को आइसोलेट कर लिया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनकी सेल वॉल्स को डाइजेस्ट करेंगे। जब उनकी सेल वॉल्स डाइजेस्ट होंगी तभी तो नेकेड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होगा। सो जो सेकेंड स्टेप होगा दैट विल बी डाइजेशन ऑफ सेल वॉल्स, देन विल बी आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, यानी कि DAB। ओके, DAB हमें यहाँ देखने मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, यानी कि जो हमने नेकेड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट अब किए हैं,
उनको फ्यूज करवाएंगे ताकि हमें क्या मिल सके, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल सके। सो दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। एंड उसके बाद में जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है, वी विल ग्रो इट, वी विल अलाउ इट टू ग्रो इन सुटेबल कंडीशंस टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। यानी कि लास्ट में जो आएगा दैट विल बी, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। यानी कि इलोंगेशन के प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जो इलोंगेशन का फेज है वहां पर कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल्स में नहीं देखने को मिलते, वो हमें बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। ओके, ये हमें देखने मिलता है। Cell enlargement, this is also observed. Increased vacuolation, this is also observed. Large conspicuous nuclei, okay, this is not observed in the phase of elongation. ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? Just a minute. So this is in the meristematic phase. ठीक है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये हमें इलोंगेशन फेज में देखने को नहीं मिलता, मेरिस्टेमेटिक फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछा हुआ है, देखते हैं। Which of the following floral formula is the correct floral formula of Solanaceae family? अब देखो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमेम्बरेंस। अगर आपको याद है तो आप इसको कर पाओगे। अगर आपको सोलेनेसी फैमिली के फीचर्स याद है, ठीक है, या आपको फॉर्मूला याद है तो आप एकदम से टिक कर दोगे। बट अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर सोलेनेसी फैमिली की बात की जाए, सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या देखने को मिलता है? सोलेनेसी फैमिली के अंदर हमें एक्टिनोमॉर्फिक, इसके अलावा बाइसेक्सुअल पेंटामेरस फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमें ये कहाँ पे देखने मिल रहा है, हमने वो देखना होगा। इसके अलावा दे आर एपिपेटलस, देयर इज एपिपेटलस कंडीशन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करने मिलती है? एपिपेटलस कंडीशन हमें यहाँ पर देखने मिलती है। एंड जो कैलिक्स होता है, ठीक है, अच्छा, कैलिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरोला को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोरोला को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? जो सेपल्स हैं दे आर फ्यूज्ड, एंड कोरोला यानी कि जो पेटल्स होते हैं दे आर ऑल्सो फ्यूज्ड। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें गैमोसेपेलस एंड गैमोपेटलस कंडीशन देखने में। ठीक है, एंड अगर फ्लोरल फॉर्मूला की बात की जाए, सो फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, ठीक है, कैलिक्स कितने? 5, ठीक है, विच आर फ्यूज। ओके, कोरोला 5, ठीक है, एंड्रीशियम, ठीक है, 5, एंड गाइनीशियम 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोलेनेसी फैमिली। अब ये देखो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखो इसको जरा मैच करो। एक्टिनोमोर्फिक सब में देखने मिल रहा है, बाइसेक्सुअल सब में देखने मिल रहा है, कैलिक्स 5। ओके, ओके, सो ये हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। ठीक है, एंड कहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे इसको भी टिक कर देंगे, बट आपने देखा यहाँ पे 5 ब्रैकेट में नहीं है। सो आपने ये चीज को मिस नहीं करना है। इतना सा आप मिस करोगे आपका कंप्लीट आंसर गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ओके, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन मेथड है। ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन एंड सीड बैंक। सो इसके अंदर से इन सिटू कौन सा मेथड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर? सेक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, दिस इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, बाकी सारे इसका मतलब क्या हो जाएंगे? बाकी सारे आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, यानी कि कौन सा प्रोसेस कौन सी लोकेशन पे हो रहा है, आपको वो मैच करना है। करेक्ट प्रोसेस को उसकी करेक्ट लोकेशन के साथ में मैच करना है। ठीक है, सो देखते हैं जरा। सबसे पहले अगर बात की जाए ग्लाइकोकैलिक्स की, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात की जाए, सो ग्लाइकोलाइसिस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ओके। ईटीएस हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी ए का थर्ड बी का वन। ए का थर्ड बी का वन है कहीं पे? यस, यहाँ पे है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, सो मैच द फॉलोइंग मुझे काफी इजी लगते हैं। ठीक है, एंड स्कोरिंग तो है ही है। देखो, स्कोरिंग तो सबके लिए बराबर मार्क्स हैं, बट दिस इज समथिंग जिसमें आपको कम टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप कुछ आते हैं एंड आप ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं, तो आप इनमें बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड आपको बहुत ही कम टाइम लग रहा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्स आर प्रेजेंट ऑन, यानी कि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। The JGA or the juxtaglomerular apparatus, it is a special sensitive region formed by cellular modifications in dash related to the same nephron. अब this is something जो आपको डेफिनेशन याद है, आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो आप एकदम से कर लोगे अगेन, बट वरना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो अगर अब हम लोग इसको ध्यान से देखें, सो जो जेजीए होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन। ठीक है, जो किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय cellular modifications in the distal convoluted tubule and the efferent renal arteriole। ठीक है, सो जो जेजी होता है ना, वो किसकी वजह से बनता है? इट इज formed by cellular modification कहाँ पर? in the DCT, distal convoluted tubule, and ARA, यानी कि efferent renal arteriole। याद रखना, efferent मैंने नहीं बोला, मैंने efferent renal arteriole बोला है। ठीक है, so correct answer will be option number 4। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब ये क्वेश्चन आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, द टॉक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis कोडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वुड कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म्स एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। अब जैसे ही बच्चा इसको देखता है, बेटी देखा कॉटन बॉलवर्म या कॉर्न बोरर देखा, तो बच्चा एकदम से पता है किस पे टिक करने जाता है? बच्चा टिक करने जाता है कराई 1AC and Cry 2AB।
जैसे ही आपने ये टिक किया, आपको लगेगा अरे वाह, मेरा क्वेश्चन हो गया। बट वहीं पे ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट यहाँ पर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे कौन बोरर के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, जब कौन बोरर के बारे में आपसे पूछा हुआ है और कॉटन बॉलवर्म के बारे में पूछा हुआ है, सो कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राई 1 AC, बट कॉर्न बोरर के लिए क्राई 1 AB जो है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, क्राई 1 AC एंड क्राई 1 AB। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपने याद रखना है। अगर आपने यहाँ पर क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB को टिक कर दिया, तो आपका वहां पर गलत हो जाएगा। बिकॉज ये जो होता है, ठीक है, क्राई 2 AB जो होता है, इट इज ऑल्सो फॉर कॉटन bollworm एंड नॉट फॉर कॉर्न बोरर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी कि कोई क्वेश्चन इजी दिख रहा है डजंट मीन वो उतना इजी होगा भी, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर इंक्लूजन से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है एंड आपने बताना है कि इनमें से कौन सी या कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। ठीक है, याद रखना आपने सिर्फ करेक्ट वाली बतानी है। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट्स को देखते हैं। First is the endomembrane system, EMS. It includes Golgi complex, endoplasmic reticulum, and mitochondria. Okay, ठीक है. Rough endoplasmic reticulum bear ribosomes on its surface. ठीक है. बोथ माइटोकॉन्ड्रिया, देखो अभी मैं यहाँ पर ठीक है बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ वो स्टेटमेंट वहां पर सही है, हो सकता है वो स्टेटमेंट गलत हो। मैं अभी स्टेटमेंट्स को पढ़ रही हूँ, उसके बाद में हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, both mitochondria and plastids they have circular DNA. Okay, a network of microtubule, microfilaments and intermediate filaments present in cytoplasm is called cytoskeleton. ठीक है, mitochondria is a single membrane bound structure. ठीक है, चलो अब हमने स्टेटमेंट्स देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, अब हम लोग करेक्ट आंसर को यहाँ पर देखते हैं, यानी कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो एक बार देखते हैं। ओके, सो देयर वाज सम नेटवर्क ग्लिच। हाँ, सो अब हम लोगों ने स्टेटमेंट सारी देख ली एक बार। अब हम लोग देखते हैं जरा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईएमएस। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईएमएस, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ये तो ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर अब जहाँ पे भी ए आ रहा है वो तो एलिमिनेट ही हो गया। अब देखते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि बी जहां पर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं बी सी एंड डी होगा, बट ठीक है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए, राइट। A network of microtubules, microfilaments, and intermediate filament present in the cytoplasm is called cytoskeleton. Correct. Mitochondria is a double membrane bound structure. Wrong. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सो यानी कि ए और ई यहाँ पर गलत हो गया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बी सी एंड डी स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। ठीक है, सो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। अब मुझे लगता है ये आप लोग के लिए इजी होगा करना, देखते हैं। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज हार्म्ड। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कमेंसलिज्म के बारे में हमने पढ़ चुके हैं ऊपर। कमेंसलिज्म के अंदर एक स्पीशीज बेनिफिटेड होती है, बट
जो अदर स्पीशीज होती है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। बट पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, बोथ स्पीशीज, ठीक है, पैरासिटिज्म जो है वो यहाँ पर उसके अंदर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है, जहां पर भी ए है उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर दो। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, बी करेक्ट है, ठीक है, तो इनमें से एक होगा। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कमेंसलिज्म, ये गलत है, यानी सी का आपको कहीं पे देखने मिल रहा है, नहीं। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज हार्म, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इन अमेंसलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनइफेक्टेड, सो ये भी करेक्ट हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, बी डी एंड ई, ठीक है। ए एंड सी जो है दे आर रॉन्ग, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 35। Evolution of human appear parallel to the progressive development of brain and language cells. As such, the evolution of individual species in the sequence of their appearance is, यानी कि in the sequence of appearance आपको बताना है evolution of individual species किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो किस तरीके से हुआ हम लोग एक यहाँ पर सीरीज लिख के देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आए थे, रेमेपिथेकस, ठीक है। सो रेमेपिथेकस आए थे, इसका मतलब वैसे तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट स्टिल ओके। रेमेपी थीकस, ठीक है। देन उसके बाद में ऑस्ट्रेलो पीथिकन्स, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आपने याद रखना है। उसके बाद में होमो हैबिलिस, ठीक है। फिर उसके बाद में होमो इरेक्टस, देखो ऊपर यही देखने मिल रहा है। उसके बाद में निएंडरथल एंड देन होमो सेपियंस, यानी कि हम, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंड एक बात और आपने जो याद रखनी है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स मेंशन नहीं है बट उनको भी आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर इसको भी इंक्लूड किया जाए तो आप ये सीक्वेंस याद रखें, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके लिए लेक्चर जो है वो यूजफुल रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो। अच्छा हाँ, नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर वो नहीं इन केस एक्सेसिबल होगा तो मैं आपको ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with another interesting lecture in the series. Till then, keep learning.